हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का नेक्स्ट पॉइंट जो कि 15.2.2 है, जो कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। लास्ट की वीडियो में हम लोग जो है वो एडिशन पॉलीमराइजेशन के बारे में पढ़े थे कि एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन अगर आपको याद हो तो वहाँ हम लोग ये देखे थे कि जब दो या दो से अधिक मोनोमर्स जब कंबाइन होता था कोवैलेंट बॉन्ड से, तो कोवैलेंट बॉन्ड से सिंपली कंबाइन होता था, किसी सब्सटेंस का रिलीजिंग नहीं होता था वहाँ से। लेकिन अगर हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की बात करें, इसी का दूसरा नाम स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होता है। तो जब कभी भी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है तो दो या दो से अधिक मोनोमर्स जब कंबाइन होता है तो कंबाइन होते समय किसी पर्टिकुलर सबस्टांस का रिलीजिंग जरूर होता है। या तो कोई पर्टिकुलर सबस्टांस रिलीज होगा या फिर एक नया स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाएगा उसमें। 90% केसेस में कुछ नए सबस्टांस जैसे कि H2O, HCl, अल्कोहल, OH यूनिट, ROH, इन सब का रिलीजिंग होता है। तो इसको हम बारी बारी से करके देखने वाले हैं। अगर हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन हमारा उन्हीं मोनोमर्स के साथ में होगा जिनके पास दो बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट्स होंगे। यानी कि वैसा मोनोमर जिसके अंदर हमें देखना है क्या कि या तो अलग अलग टाइप का दो फंक्शनल ग्रुप हो या तीन फंक्शनल ग्रुप हो। मतलब ऐसा मोनोमर यूनिट जिसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप या तीन फंक्शनल ग्रुप होंगे, खास करके उसके साथ ही कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है। और जब ये मोनोमेरिक यूनिट यानी कि जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है, जब वो मोनोमेरिक यूनिट्स कंबाइन होंगे एक दूसरे के साथ कोवैलेंट बॉन्ड से, तो किसी सिंपल मॉलिक्यूल जैसे कि H2O, HCl, ROH, ETC वगैरह का रिलीजिंग होता है वहाँ से। यानी कि ये सारा मॉलिक्यूल्स वहाँ से रिलीज हो सकता है जब दो मोनोमर यूनिट कंबाइन होंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप वाले मोनोमर यूनिट्स जब कोवैलेंट बॉन्ड से कंबाइन होंगे तो H2O, HCl, ROH जैसे मॉलिक्यूल का रिलीजिंग होता है वहाँ से। और ऐसे पॉलीमराइजेशन को ही हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो ऐसे पॉलीमराइजेशन को हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करते हैं। और इस टाइप के पॉलीमराइजेशन से जिस पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है उस पॉलीमर को हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर बोल देंगे। यानी कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का वो प्रोसेस है जिसके अंदर दो या दो से अधिक टाइप के फंक्शनल ग्रुप वाले मोनोमेरिक यूनिट्स कोवैलेंट बॉन्ड से कंबाइन होते हैं। और कंबाइन होने के बाद सिंपल मॉलिक्यूल जैसे H2, HCl, ROH, अल्कोहल वगैरह का रिलीजिंग होता है। तो उस टाइप के पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और जिस पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है उस पॉलीमर का नाम हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। अब हम देखते हैं क्या कि सिंस ईच स्टेप प्रोड्यूसेज अ डिस्टिंक्ट फंक्शनलाइज स्पीसीज, कि जब अलग अलग फंक्शनल ग्रुप वाले मोनोमेरिक यूनिट जब कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होने से एक डिस्टिंक्ट फंक्शनलाइज स्पीसीज यानी कि एक अलग फंक्शनल ग्रुप वाले स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे। या तो एक अलग फंक्शनल ग्रुप वाला स्पीसीज बन जाएगा या फिर उसका जो फॉर्म होगा फंक्शनल ग्रुप का वो कुछ चेंज हो जाता है पहले से। तो अभी अभी क्या बताया गया आपको कि मैक्सिमम टाइम्स क्या होगा कि जो दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप वाले मोनोमेरिक यूनिट कंबाइन होंगे तो एक अलग टाइप का फंक्शनल ग्रुप वाला स्पीसीज वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है, वो अपने आप बन जाता है इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, जो कि पहले जो दो फंक्शनल ग्रुप था उससे इंडिपेंडेंट होगा, यानी उसके जैसा नहीं होगा। सपोज करें कि अगर हम एक मोनोमर ऐसा यूनिट लिए हैं जिसके अंदर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है और दूसरा मोनोमर हमारा ऐसा है जिसके अंदर अल्कोहल है, तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ग्रुप और अल्कोहल का H, ये दोनों आपस में, ये तो पहले होगा कि ये यहाँ से H2O फॉर्म करके H2O के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा और जो नया फॉर्म बनेगा वो C डबल बॉन्ड O बनेगा। यानी वो कुछ ऐसा बनेगा C डबल बॉन्ड O और इस साइड कोई हमारा एल्काइल ग्रुप होगा, तो यहाँ से वो एस्टर का फॉर्मेशन हो सकता है। जैसा कि आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े होंगे कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल होता है इनका जब कॉम्बिनेशन होता है तो इसके कॉम्बिनेशन से एस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से इसका फॉर्मेशन हो सकता है। यानी कि हम लोग जो मोनोमर यूनिट लिए थे उसमें एक मोनोमर में हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड था, दूसरे मोनोमर में हमारा अल्कोहल था,
अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप था, तो इससे हुआ क्या कि H2O मॉलिक्यूल रिलीज हुआ और जो नया हमारा पॉलीमर यूनिट बन रहा है उस पॉलीमर यूनिट में हमारा एस्टर है, एस्टर फंक्शनल ग्रुप के तौर पे दिख रहा है, ना तो हमको कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है, ना ही हमको उसके अंदर अल्कोहल दिख रहा है। तो इसके यही कहने का मतलब है कि जब अलग अलग मोनोमर यूनिट आपस में कंबाइन होते हैं तो एक अलग फंक्शनल ग्रुप वाले स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है जो कि अपने दोनों मोनोमर यूनिट के फंक्शनल ग्रुप से इंडिपेंडेंट होता है, डिफरेंट होता है। इसी कारण से इसको हम लोग स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें एक नए पॉलीमर एक नए फंक्शनल ग्रुप जैसा फॉर्म का फॉर्मेशन होता है, तो इसी कारण से इसे स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोला जाता है। अब अगर हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो इसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है हमारा टेरिलीन या फिर डैक्रोन का। तो ये हो गया हमारा टेरिलीन, इसी का नाम होता है हमारा डैक्रोन। अगर जैसे ये तो हमारा पॉलीमर है, तो सबसे पहले पॉलीमर को फॉर्म जब भी कराना हो तो आप ये सोचा करें कि उसका मोनोमर यूनिट क्या होगा। तो टेरिलीन का अगर मोनोमर समझना हो तो उसको याद रखना बेहद आसान है। अब उसमें सबसे फर्स्ट वर्ड जो है आप उसको समझिए कि ये हमारा टेरिल ग्रुप है और उसके अंदर ईन ईन भी लगा हुआ है, ENE। तो आप जानते हैं कि ईन जो वर्ड होता है ये तब लगता है जब किसी कंपाउंड के अंदर हमारा डबल बॉन्ड जैसा हो, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये इन जो होता है वो डबल बॉन्ड के जैसा होता है, लेकिन यहाँ पे खैर उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। ये इन इंडिकेट करता है इथाइलिन को। इथाइलिन जो होता है उसके लास्ट में भी इन आता है, तो ये इन इंडिकेट करता है एक्चुअल में इथाइलिन ग्लाइकोल कंपाउंड को। अब ये इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है, तो चूंकि इसके नाम में इथ वर्ड लग गया है इसका मतलब कि 2 कार्बन होगा, और चूंकि ग्लाइकोल में ओल लग रहा है लास्ट में इसका मतलब है कि अल्कोहल ग्रुप होगा जुड़ा हुआ। यानी कि 2 कार्बन के साथ जब अल्कोहल ग्रुप जुड़ जाएगा तो वही हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल हो जाता है। जैसे उसी का स्ट्रक्चर यहाँ हुआ, ये 2 कार्बन हुआ हमारा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये 2 कार्बन हो गया, और एक OH को इस कार्बन से कंबाइन कर दिए, एक OH को हम लोग इस वाले दूसरे कार्बन से कंबाइन कर दिए। तो यही जो हमारा ये मोनोमर हुआ, यही मोनोमर हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल है। अब इस इथाइलिन ग्लाइकोल में हम देख सकते हैं कि OH फंक्शनल ग्रुप के तौर पे है। दूसरा अगर हम टेरिल की बात करें तो ये जो वर्ड हमारा टेरिल है ये इंडिकेट करता है टर्पथैलिक एसिड को। अब ये टर्पथैलिक एसिड होता क्या है, तो हमें करना क्या है कि एक बेंजीन रिंग को लेना है और इस बेंजीन रिंग के बिल्कुल ऑपोजिट पोजीशन पे, यानी एक अगर इस एंड पे लिखे तो दूसरा जस्ट उसके ऑपोजिट एंड पे हमको करना क्या है, यानी कि ये हमारा, इसको अगर हम समझे तो ये 1-4 पोजीशन हुआ, ये अगर फर्स्ट पोजीशन है तो ये 4 पोजीशन हुआ, 1-4 पोजीशन, यानी कि पैरा पोजीशन वाला हुआ हमारा। तो हमें एक बेंजीन रिंग लेना है और उस बेंजीन रिंग के दोनों एंड पॉइंट पे एक एक कार्बोक्सिलिक एसिड को अटैच कर देना है। चूंकि ये टर्पथैलिक एसिड है इसका मतलब इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड होगा ही होगा। तो एक बेंजीन रिंग लिए और उसके पैरा ग्रुप पे, पैरा यानी कि ये 1-4 पोजीशन पे हम लोग किए क्या कि एक एक कार्बोक्सिलिक एसिड को यहाँ पे हम अटैच कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा 2 मोनोमर यूनिट हो गया। एक तो हो गया ये हमारा टर्पथैलिक एसिड और ये दूसरा मोनोमर हो गया हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल। अब इसमें देख रहे हैं कि अल्कोहल है और यहाँ पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप के तौर पे है। तो अभी अभी डेफिनेशन से हम देखें कि जब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है मोनोमर यूनिट्स का, तो जो मोनोमर होते हैं उसमें अलग अलग टाइप का फंक्शनल ग्रुप होता है। तो बिल्कुल अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, एक में कार्बोक्सिलिक एसिड है और दूसरे कंपाउंड में हमारे पास अल्कोहल है। और यहाँ पे एन वर्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि ऐसा इस इथाइलिन ग्लाइकोल का बहुत सारा यूनिट्स होगा। उसी तरीके से इस टर्पथैलिक एसिड का भी एन इंडिकेट करता है कि इसके अंदर बहुत सारा इसका यूनिट होगा। तो टर्पथैलिक एसिड का OH और इस इथाइलिन ग्लाइकोल का H2O के फॉर्म में H2O बना करके यहाँ से रिलीज हो जाएगा। जैसा कि हम लोग डेफिनेशन में देखें कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है तो वहाँ पे किसी खास मॉलिक्यूल जैसे कि H2O, HCl, ROH वगैरह का रिलीजिंग होता ही होता है। तो यहाँ पे रिलीज हो रहा है, हम देख सकते हैं कि OH और H से H2O का रिलीजिंग हो रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जब ये कंबाइन करेगा तो इसका C डबल बॉन्ड हो और इसका ये जो O बच गया ये आपस में कंबाइन करेगा। उसी तरीके से ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड था इसका OH भी रिलीज होगा इसके इधर जो इथाइलिन ग्लाइकोल लगा होगा उसके साथ, और उसी तरीके से ये जो इथाइलिन ग्लाइकोल है इसका H जो होगा ये भी यहाँ से
बाहर की तरफ निकल जाएगा H2O बनाने के लिए। तो ओवरऑल हम देखें तो ये यहाँ पे हमारे पास C डबल बॉन्ड O बचेगा, वो लिखा गया है यहाँ पे। फिर ये बेंजीन रिंग है एज इट इज, फिर C डबल बॉन्ड O है उसको लिखा गया। फिर ये हमारा O ग्रुप जो था वो यहाँ पे अटैच हो गया C डबल बॉन्ड O, और इस O के इधर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 था तो ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 हुआ। फिर इधर सिंगल बॉन्ड O था वो लिख दिया गया, दोनों तरफ फ्री एंड को इंडिकेट करा दिया गया है। क्यों? ताकि इसके जैसा और भी बहुत सारा यूनिट लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड से ये अटैच हो सके, इसी कारण से। तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड से अटैच हो सके, इसी कारण से यहाँ छोड़ दिया गया है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप बीच में आपको दिख रहा होगा तो ये C डबल बॉन्ड O और ये R ग्रुप जैसा दिख रहा है आपको। तो ये COOR जो होता है ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप होता है। यानी हम देख सकते हैं कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल था वो जब आपस में वैसे मोनोमर यूनिट जब कंबाइन हुए तो H2O मॉलिक्यूल एक तो रिलीज हुआ है और साथ साथ एक नए टाइप के फंक्शनल ग्रुप डिस्टिंक्ट फंक्शनलाइज स्पीसीज एस्टर वगैरह का, एस्टर वाले का फॉर्मेशन हुआ है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है हमारा ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है। तो अब आपको याद रखना है कि जब कभी भी कोई कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा तो वहाँ पे किसी खास मॉलिक्यूल का रिलीजिंग होगा ही होगा, और साथ साथ जो मोनोमर यूनिट हम लिए हैं उसमें जो भी उसका फंक्शनल ग्रुप है उस फंक्शनल ग्रुप से एक नए डिस्टिंक्ट फंक्शनल ग्रुप वाले फॉर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, ये अल्कोहल था, तो यहाँ पे एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। और यही जो हमारा कंपाउंड होता है, ये ऐसा ही यूनिट जब बहुत सारा कंबाइन हो जाएगा इसके अंदर तो वही जो हमारा पॉलीमर बनेगा उसी का नाम हम लोग टेरिलीन बोलते हैं। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो एक बार फिर से इसको देखते हैं। ये टेरिलीन था, इसमें जो टेरिल वर्ड है ये टर्पथैलिक एसिड को इंडिकेट करता है, और ये जो हमारा ईन है ये इथाइलिन ग्लाइकोल को इंडिकेट करता है। दोनों का केमिकल फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया गया है। अब फिर उससे हुआ क्या कि अब यहाँ से H2O मॉलिक्यूल आपस में रिलीज हो जाएगा और साथ साथ एस्टर फॉर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो और यहाँ नीचे N लगा देंगे हम। तो यही जो हमारा कंपाउंड बना, यही कंपाउंड जब ऐसा ही बहुत सारा सिमिलर यूनिट्स कंबाइन हो जाएगा एक दूसरे के साथ तो जो हमारा पॉलीमर बनेगा उसी का नाम हमको बोलना है कि वो हमारा टेरिलीन होगा। तो इस तरीके से हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशंस का एग्जाम्पल कि इसका और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये आपका 15.2.2.1 है जो एनसीईआरटी में नेक्स्ट पॉइंट के तौर पे दिया हुआ है, सम इम्पॉर्टेंट कंडेंसेशन पॉलीमर्स कि कुछ दूसरे कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो इसमें सबसे फर्स्ट है पढ़ना हमको पॉलीअमाइड्स। तो आप जानते हैं कि पॉलीअमाइड्स का मतलब होता है कि जब बहुत सारा अमाइड यूनिट जब कंबाइन हो जाएगा, और आपको फंक्शनल ग्रुप एक एसिड अमाइड फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता होगा कि एसिड अमाइड एक फंक्शनल ग्रुप होता है। ये होता क्या है, तो इसमें एक कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है और कार्बन के राइट साइड में ये इस तरीके से सिंगल बॉन्ड O और NH जैसा फॉर्म आपको ये यहाँ पे दिखेगा, और इधर भी कोई ना कोई चीज कंबाइन रहेगा। तो यहाँ C डबल बॉन्ड O NH ऐसा जो फंक्शनल ग्रुप जिसमें आपको आ जाएगा, समझना है कि वही हमारा एमाइड है। तो इसमें हम पॉलीअमाइड्स में क्या देखेंगे कि इसमें पॉलीमर्स का जो लिंकिंग हो रहा होगा वो अमाइड लिंकेज से होगा। अमाइड लिंकेज का मतलब यही हमारा C डबल बॉन्ड O NH से होगा। तो ऐसे पॉलीमर्स को ही हम लोग पॉलीअमाइड्स बोलेंगे। पॉलीअमाइड्स मतलब ऐसा पॉलीमर जिसके अंदर ये अमाइड लिंकेज होगा। तो अमाइड लिंकेज होगा तो उस पॉलीमर को हम लोग पॉलीअमाइड पॉलीमर कह सकते हैं। अब इसी पॉलीअमाइड्स का कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास नाइलॉन 6,6। अब हम देखते हैं कि ये जो नाइलॉन 6,6 पॉलीमर है, एक तो ये पॉलीअमाइड है कैसे, इसका मतलब अगर ये पॉलीअमाइड है तो इसका जो पॉलीमर का फॉर्मूला हम लिखेंगे, जो यूनिट लिखेंगे उसके अंदर जरूर कहीं ना कहीं C डबल बॉन्ड O NH आएगा ही आएगा, और साथ साथ इसका जो फॉर्मेशन होगा वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से होगा। इसका मतलब है कि कोई ना कोई यूनिट उसके अंदर से रिलीज होगा ही होगा और कुछ नए पॉलीमर नए फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मेशन होगा। अब आपको याद रखना है कि नाइलॉन 6,6 जो है इसमें दो जगह 6 दिख रहा है, 6,6। तो ये दोनों 6 जो है ये इस चीज को इंडिकेट करता है कि जो नाइलॉन 6,6 का दो मोनोमर है उस मोनोमर में 6 कार्बन होगा। नाइलॉन 6,6 जिस मोनोमर के कॉम्बिनेशन से बनेगा उन दोनों मोनोमर में 6 कार्बन होगा। अब हम ये देखते हैं कि इस नाइलॉन 6,6 का दो मोनोमर है क्या, तो एक मोनोमर होता है इसका हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन और दूसरा होता है हमारा एडिपिक एसिड।
तो हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, नाम में लगा हेक्स, इसका मतलब है, और मिथ लग गया, इसका मतलब हेक्स मिथ का मतलब हो गया कि लगभग 6 कार्बन हो जाएगा। और साथ साथ डाइअमीन दिख रहा है, डाइअमीन का मतलब कि 2 NH2 ग्रुप भी होगा। तो हम करेंगे क्या कि 2 NH2 ग्रुप को भी कंबाइन कर देंगे, तो 6 कार्बन रिंग ड्रॉ करना है, 6 कार्बन का स्ट्रेट रिंग ड्रॉ करना है, और एक तरफ NH2 और दूसरे एंड पॉइंट पे भी NH2, यानी 2 NH2 को कंबाइन कर देंगे तो वही जो मोनोमर होगा हमारा वो हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन होगा। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गया, और 6 कार्बन के एक तरफ यहाँ पे ये NH2 ग्रुप हो गया, और इस दूसरे एंड वाले कार्बन के लेफ्ट साइड भी यहाँ पे NH2 ग्रुप लग गया। तो यही जो हमारा ये यहाँ से यहाँ तक जो कंपाउंड हुआ, यही कंपाउंड हमारा हुआ हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। फिर अगर हम बात करें इसके दूसरे मोनोमर यानी एडिपिक एसिड का, तो ये जो मोनोमर है इसके अंदर भी चूंकि यहाँ 6 लगा हुआ है, इसका मतलब इस एडिपिक एसिड के अंदर भी 6 कार्बन होगा, और साथ साथ चूंकि एसिड लगा हुआ है इसका मतलब है कि इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो हमारा, जाहिर सा बात है कि कार्बोक्सिलिक एसिड होगा ही होगा, C डबल बॉन्ड OH ये लगा हुआ होगा। तो हमें करना क्या है कि बीच में 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन तैयार कर देना है, CH2 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 CH2, और इस CH2 से सटे इधर एक कार्बोक्सिलिक एसिड हम इंडिकेट करा देंगे, और इस वाले एंड CH2 से सटे भी इधर एक हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को इंडिकेट करा देंगे। तो इस तरीके से इसके अंदर भी हम देख सकते हैं कि 6 कार्बन हो गया और 2 एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है। तो ये 6 कार्बन वाला जो एसिड होगा इसी को नाम होता है हमारा एडिपिक एसिड। तो नाइलॉन 6,6 का 2 मोनोमर हो गया, एक तो हुआ हमारा हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन और दूसरा हो गया एडिपिक एसिड। अब अगर आप ध्यान दें तो NH2 है, तो NH2 वाला जो फंक्शनल ग्रुप होता है हमारा अमाइन, वो एक हाइड्रोजन को यहाँ से देगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH होता है ये, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और NH2 का एक H, ये आपस में H2O के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा जब ये दोनों मोनोमर आपस में कोवैलेंट बॉन्ड से कंबाइन होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और इस NH2 अमाइन का जो हाइड्रोजन है वो H2O के फॉर्म में यहाँ से रिलीज होगा, और H2O के फॉर्म में जब रिलीज होगा तो ये वाला NH2 एक हाइड्रोजन रिलीज किया है, उसी तरीके से ये NH2 भी एक हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। तो जो स्ट्रक्चर बचेगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे NH2 था, एक हाइड्रोजन निकल गया तो NH बचेगा, इसके इधर हम लोग एक ओपन यूनिट इंडिकेट करा रहे हैं। बीच में फिर हमारे पास 6 कार्बन है, हम लोग 6 कार्बन था, तो CH2 चूंकि 6 यूनिट था, इसी कारण से इसको शॉर्ट में यहाँ पे ये यहाँ पे NH2 था, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन रिलीज होगा, इसी कारण से यहाँ NH लिखा गया। बीच में हम देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक चूंकि 6 कार्बन था, तो 6 कार्बन के कारण यहाँ CH2 6 यूनिट लिख दिया गया। फिर उसके बाद NH था बचा हुआ, NH लिखा गया, एक हाइड्रोजन चूंकि निकल चुका है, फिर और ये OH भी निकल चुका है, तो इस NH के बाद जो डायरेक्ट बचेगा यहाँ पे हमारे पास C डबल बॉन्ड O बचेगा, और फिर इस C डबल बॉन्ड O के राइट साइड हम देखते हैं तो CH2 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 का 4 यूनिट है, इसी कारण से यहाँ CH2 4 लिख दिया गया है। और फिर इधर में देखें तो चूंकि हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड था, ये भी एक OH ग्रुप को बाहर की तरफ निकाल देगा, तो यहाँ पर हमारे पास C डबल बॉन्ड O बच जाएगा, और इधर एक हम लोग ओपन यूनिट के फॉर्म पे इसको इंडिकेट करा दिए। तो इस तरीके से, और इसी का जब N यूनिट लगा हुआ होगा यहाँ पे N यूनिट लगा हो, यहाँ भी हम लोग N लगा सकते हैं कि इसका N यूनिट होगा, जो हमारे पास हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन है उसका N मॉलिक्यूल होगा, और ये जो हमारे पास एडिपिक एसिड था इसका भी जब हमारे पास N मॉलिक्यूल होगा, तो यही कंबाइन करेगा इस तरीके से। तो इस टाइप का जो यूनिट होगा उसका N यूनिट हमें मिलेगा। तो इसमें हम आप देख सकते हैं कि पहले इस वाले में हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन में जो फंक्शनल ग्रुप था वो NH2 अमाइन था, और एडिपिक एसिड में फंक्शनल ग्रुप हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड था, और यहाँ C डबल बॉन्ड ONH बन रहा है। इसका मतलब है कि अमाइन और कार्बोक्सिलिक एसिड से हटके एक नया फंक्शनल ग्रुप अमाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसी को हम लोग अमाइड लिंकेज बोल रहे हैं यहाँ पे, और साथ ही साथ इसमें H2O मॉलिक्यूल रिलीज भी हो रहा है। इसका मतलब कि जो दो मोनोमर लिए हैं उसमें अलग अलग टाइप का फंक्शनल ग्रुप है, एक नया मॉलिक्यूल H2O का रिलीजिंग हो रहा है, और जो नया प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है उसके अंदर एक डिस्टिंक्ट फंक्शनलाइज्ड स्पीशीज अमाइड लिंकेज है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक तो ये हमारा जो हुआ इस कंपाउंड का नाम, इसी को हम लोग कहते हैं नाइलॉन 6,6। जब ऐसा ही बहुत सारा यूनिट जब कंबाइन होगा तो इसी को हम लोग नाइलॉन 6,6 बोलेंगे, और यही नाइलॉन 6,6 में हम देख रहे हैं कि चूंकि अमाइड लिंकेज है, इसका मतलब है कि ये जो होगा ये पॉलीअमाइड का एग्जाम्पल है,
और पॉलीअमाइड किसका एग्जाम्पल है, तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल है। यानी कि ये हमारा नाइलॉन 66 जो हुआ, ये नाइलॉन 66 एक कंडेंसेशन पॉलीमर है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि ये हमारा एक कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो इस तरीके से अगर आपको किसी भी पॉलीमर का उसका अगर मोनोमर पता है, तो मोनोमर जब पता होगा तो वहाँ से प्रोडक्ट बनाना, जो पॉलीमर बनाना होता है वो काफ़ी आसान होता है। अब अगर हम इस नाइलॉन 66 के यूज के बारे में बात करें, तो इसका यूज जो होता है बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है। और साथ ही साथ जो हमारा ब्रश होता है, उस ब्रश का ब्रिस्टल्स, जो उसका जिससे हम मुंह धोते हैं, जो उसमें लगा होता है उसका रॉ मटेरियल, ये ब्रिस्टल्स फाइबर जैसा जो स्ट्रक्चर होता है, इससे हम दांतों को साफ करते हैं, उसके बनाने में इस्तेमाल होता है इस नाइलॉन 66 का। और साथ ही साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो इस तरीके से हम लोग पॉलीएमाइड में नाइलॉन 66 के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग कुछ दूसरे पॉलीएमाइड के बारे में भी स्टडी करने वाले हैं। जो दूसरा पॉलीएमाइड है हमारे पास, वो है हमारा नाइलॉन 6। अब यहाँ पे चूंकि केवल नाइलॉन 6 लिखा है, फिर ये 6 के बारे में अगर हम बात करें तो ये 6 इंडिकेट करता है कि इसके अंदर जो मोनोमर होगा, उस मोनोमर के अंदर में भी क्या होगा कि एक हमारे पास मोनोमर जो होगा वो एक ही होगा और एक ही टाइप का मोनोमर होगा। और उसके अंदर जो ही मोनोमर होगा, ये 6 इंडिकेट कर रहा है कि उसके अंदर 6 कार्बन एटम होगा। ठीक है, तो जो मोनोमर होगा उसमें 6 कार्बन एटम होगा। अब अगर हम बात करें, नाइलॉन जब 66 होता था तो उसके अंदर 2 मोनोमर होता था, एक तो हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन और दूसरा होता था हमारा एडिपिक एसिड। लेकिन नाइलॉन 66 के लिए केवल नाइलॉन 6 पॉलीमर के लिए जो हमारा मोनोमर होता है, उस मोनोमर का नाम होता है कैप्रोलैक्टम। और इस कैप्रोलैक्टम को हम लोग साइक्लिक अमाइड कहते हैं। इसका मतलब है साइक्लिक अमाइड, मतलब कि एमाइड फंक्शनल ग्रुप वाला ही ये 6 कार्बन का मोनोमर होगा, लेकिन इसके अंदर एमाइड होगा। एमाइड का मतलब है कि एक C डबल बॉन्ड ONH, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लगाया गया है, C डबल बॉन्ड ONH हो गया, तो एक कार्बन ये हो गया। तो एक कार्बन को छोड़ करके और 5 कार्बन को हम रिंग के फॉर्म में जब अरेंज कर देते हैं इस टाइप से, तो आप देख सकते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम को अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन एटम हो गया। इसी कारण से इसको नाइलॉन 6 कहते हैं। इसका मतलब इसका जो मोनोमर है उसके अंदर 6 कार्बन है। और चूंकि इसका मोनोमर जो कैप्रोलैक्टम है, इसको साइक्लिक अमाइड भी कहते हैं। इसका मतलब कि एक इसके अंदर अमाइड भी होगा और उसी को हम साइक्लिक यानी कि रिंग के शेप में जब अरेंज कर देंगे तो इसका मोनोमर हमें मिल जाएगा। अब हमको करना क्या है कि ये जो कैप्रोलैक्टम है, इस कैप्रोलैक्टम का हम N मॉलिक्यूल लेंगे और यही N मॉलिक्यूल को जब हम लोग 533 तो 543 केल्विन तक जब हम लोग हीट करते हैं, तो हीट करने से, और हीट इसको करेंगे हम लोग H2O के प्रेजेंस में। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल को हम रिलीज करा नहीं रहे हैं, बस हो क्या रहा है कि इसको जो हमारा कैप्रोलैक्टम था, इसको 533 तो 543 केल्विन तक के टेम्परेचर तक H2O मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में हमको हीट करना है। तो हीट करने से होगा क्या कि ये जो अमाइड लिंकेज का C डबल बॉन्ड ONH था, तो इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ये जो हमारे पास यहाँ पे बॉन्ड दिख रहा है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाएगा। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा तो हम कह सकते हैं कि इसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर था ये टूट जाएगा, ये स्ट्रक्चर उस साइड चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। इसका मतलब कि ये हमारा स्ट्रेट चेन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्ट्रेट चेन के फॉर्म में देखिए तो एक एंड पॉइंट पे तो C डबल बॉन्ड O मिलेगा और उसके बाद हम देखें तो ये CH2 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 का 5 यूनिट मिला, 1 2 3 4 5, ये CH2 का 5 यूनिट ये हमको मिल जाएगा। और दूसरा उस CH2 से लास्ट CH2 से सटा हुआ हमारे पास NH ग्रुप जो है ये हमें मिल जाएगा। तो यही जो हमारा पॉलीमर होता है इस टाइप का, फिर जब बहुत सारा यूनिट एक दूसरे के साथ जब कंबाइन कर जाता है तो जो पॉलीमर बनता है उसी को हम लोग नाइलॉन 6 कहते हैं। यहाँ N वर्ड इसी चीज को इंडिकेट कर रहा है कि ऐसा बहुत सारा यूनिट एक के बाद एक अटैच्ड होगा एक दूसरे के साथ, और यही पॉलीमर हमारा नाइलॉन 6 हुआ। अब ये नाइलॉन 6 जो हुआ, इसके अंदर भी क्या था कि अमाइड लिंकेज था ही था, इसी कारण से ये भी हमारा एक पॉलीअमाइड होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप C डबल बॉन्ड O है, इधर भी कहीं ना कहीं NH होगा, ये NH था, इसके इधर भी कहीं ना कहीं C डबल बॉन्ड O होगा, यानी कि अमाइड लिंकेज बहुत सारा बनेगा ही बनेगा। इसका मतलब कि ये भी हमारा एक पॉलीअमाइड कंडेंसेशन पॉलीमर ही है। अगर हम फिर इस नाइलॉन 6 के
अगर हम बात करें कि इसका यूज कहाँ पे होता है, तो इसका यूज एक तो फैब्रिक्स के तौर पे करते हैं और साथ साथ फाइबर के तौर पे, यानी जहाँ जहाँ फाइबर वाला प्रोडक्ट बनाना होता है सो, और फैब्रिक्स के भी यानी कपड़े वगैरह से रिलेटेड भी जो होता है उस इंडस्ट्री में भी हम लोग नाइलॉन 6 का इस्तेमाल करते हैं। फिर अगर हम बात करें दूसरे कंडेंसेशन पॉलीमर का, तो हमारा जो सेकेंड टाइप का कंडेंसेशन पॉलीमर है वो सेकेंड कंडेंसेशन पॉलीमर है पॉलिएस्टर। अब जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि इसके नाम में पॉलीएस्टर है, तो पॉलीएस्टर का मतलब है कि इसमें एस्टर लिंकेज बनेगा बीच में, और यही एस्टर जब बहुत सारा यूनिट एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएगा तो जो पॉलीमर बनेगा उसी पॉलीमर को हम लोग पॉलीएस्टर कह सकते हैं, तो उसको हम पॉलीएस्टर बोल देंगे। अब उसी का नाम अलग अलग हो सकता है, अब इसी के बारे में देखना है। यहाँ पे लिखा है कि दिस पॉलीमर्स कंटेन एस्टर लिंकेजेस बिटवीन मोनोमर्स ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डायोल। इसका मतलब क्या है कि इस टाइप का जो पॉलीमर होता है उसके अंदर एस्टर लिंकेज होगा, जाहिर सी बात है इसका नाम पॉलीएस्टर है, यानी उसके अंदर एस्टर लिंकेज होगा COOR वाला। ये जो हमारे पास होता है C डबल बॉन्ड O और इसके इधर कोई ना कोई R, यानी कि अल्काइल ग्रुप जो रहता है, तो ये जो हमारे पास लिंकेज ऐसा जिसमें आ जाएगा वही हमारा पॉलीएस्टर लिंकेज कहलाएगा। और ये जो हमको पॉलीएस्टर लिंकेज बनाना है इसमें मोनोमर हम किसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो आप जानते हैं कि एस्टर जो होता है ये एस्टर लिंकेज कब बनता है, तो जब हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल यही दोनों जब कंबाइन होगा तभी हम जानते हैं कि एस्टर बनता है, जो कि हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल में भी टेरिलीन या डैक्रोन में देखे थे। तो हमको करना क्या है कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, यानी कोई ऐसा मोनोमर जिसके अंदर 2 गो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, और डाईओल, डाईओल का मतलब ऐसा फिर मोनोमर यूनिट जिसके अंदर 2 अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ होगा। वही दोनों मोनोमर यूनिट जब आपस में कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करेंगे तो वहाँ पे कोई मॉलिक्यूल रिलीज होगा, और रिलीज होने के साथ साथ जो पूरा का पूरा जो नया यूनिट तैयार होगा उसके अंदर एस्टर लिंकेज फॉर्म कर जाएगा। अब इसी को हम देखते हैं, जैसे आप बात करें कि टेरिलीन या डैक्रोन का, जो जस्ट हम लोग यहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का डेफिनेशन देख रहे थे तो वहाँ पे इसी के बारे में देखे थे। तो उसमें देखते थे कि जो टेरिलीन होता है इसमें टेरिल वर्ड इंडिकेट करता था टर्पथैलिक एसिड को, यानी बेंजीन रिंग के दोनों एंड पॉइंट पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा होता था, और जो इन होता था ये इंडिकेट करता था इथाइलिन ग्लाइकोल को। ये CH2 और इसके दोनों एंड पे OH लग गया। फिर इसी से OH का H और इस कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ग्रुप जो होता था यही आपस में H2O के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, और H2O के फॉर्म में जब रिलीज हो जाएगा तो ओवरऑल यही कंबाइन कैसे होगा, तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O एज इट इज, इसका H चूंकि निकल गया है इसके OH के साथ H2O के फॉर्म में यहाँ से, तो इसका O बच जाएगा यहाँ पे। फिर ये CH2 2 यूनिट है, और फिर इसका एक ऑक्सीजन इधर, और ऐसा ही जब बहुत सारा यूनिट जब कंबाइन हो जाता है, यानी N वर्ड इंडिकेट कर रहा है कि इसका बहुत सारा यूनिट N फॉर्म में जब कंबाइन हो जाएगा एक दूसरे के साथ, तो जो पॉलीमर हमारा बनेगा उसी का नाम हमको टेरिलीन या डैक्रोन बोलना है। अब हम देख सकते हैं कि इसके अंदर जो लिंकेज तैयार हो रहा है वो हमारा COOR टाइप का ही दिख रहा है, COO C डबल बॉन्ड O और ये R टाइप का, यानी कि ये एस्टर लिंकेज दिख रहा है। तो इस तरीके से टेरिलीन या डैक्रोन हमारा जो था वो पॉलीएस्टर फॉर्म में आ सकता है, कि वो पॉलीएस्टर सिस्टम टाइप का एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर एस्टर लिंकेज बन रहा है। अगर उसके अंदर क्या हो कि अगर एमाइड लिंकेज बनता, जैसे ऊपर वाले में बन रहा था, यहाँ NH था, इधर C डबल बॉन्ड O होता, तो C डबल बॉन्ड O NH ये अमाइड लिंकेज होता। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल था नाइलॉन 6 या फिर नाइलॉन 6, ये पॉलीअमाइड टाइप का एग्जाम्पल था। जबकि टेरिलीन या डैक्रोन की बात करें तो चूंकि इसके अंदर एस्टर लिंकेज बनता है, इसी कारण से हम कह सकते हैं कि ये पॉलीएस्टर टाइप का पॉलीमर है। फिर अगर हम इस टेरिलीन या डैक्रोन के यूज के बारे में बात करें कि इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, तो एक तो ये क्रीज रेसिस्टेंट होता है। तो चूंकि ये क्रीज रेसिस्टेंट होता है, इस पे क्रीज वगैरह नहीं आता है, इसी कारण से इसका इस्तेमाल सेफ्टी हेमलेट्स वगैरह, हेलमेट्स वगैरह में करते हैं। तो सेफ्टी हेलमेट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है टेरिलीन या फिर डैक्रोन का। अब हमें जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में जो थर्ड टाइप का पॉलीमर पढ़ना है वो है हमारा फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, जिसको कि हम लोग बेकेलाइट कहते हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये हमारा फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है जिसको हम लोग बेकेलाइट कहते हैं। अब देखें, जैसा ही इसका नाम से क्लियर है कि अगर हम बात करें ये फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन या बेकेलाइट पॉलीमर का, तो इस फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन में इसके नाम से ही क्लियर है कि जो 2 मोनोमर इस्तेमाल होगा उसमें एक मोनोमर तो हमारा फिनॉल होगा। फिनॉल का मतलब क्या होता है कि बेंजीन के साथ जब OH डेरिवेटिव जुड़ा हुआ होता है, बेंजीन के साथ जब OH लगा हो तो इसी कंपाउंड का नाम हम लोग फिनॉल बोलते हैं।
और एक होता है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का मतलब ये एक कार्बन वाला एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का कंपाउंड है। तो ये HC डबल बॉन्ड OH ये जो हमारा कंपाउंड होता है यही कंपाउंड हमारा फॉर्मल्डिहाइड है। और ये C6H5OH ये हमारा फेनॉल हुआ। तो ये जब C6H5OH फेनॉल और ये फॉर्मल्डिहाइड जब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, जब कैटलिस्ट को, और यहाँ से साथ हमको करना है क्या है, इन दोनों को जब आपस में किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रखना है, और यहाँ H+ या OH- लिखा गया है, इसका मतलब है कि हमको इन दोनों का रिएक्शन कराते समय जो मीडियम रखना है वो या तो हमको एसिडिक मीडियम रखना है या OH- इंडिकेट करता है बेसिक मीडियम रखना है। यानी फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड इन दो मोनोमर्स को जब हम लोग एसिडिक या बेसिक मीडियम में कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रखते हैं, तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रखने पे सबसे पहले होता क्या है कि 3 टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को जब एसिडिक या बेसिक मीडियम में कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रखा जाता है तो इस 3 टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। उसमें देख सकते हैं कि सबसे टॉप वाले कार्बन पे बेंजीन में OH ग्रुप रहेगा ही रहेगा। फिर एक बार इस OH के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे CH2OH आ जाता है। कभी कभी होगा क्या कि यहाँ OH तो रहेगा ही टॉप पे, फिर उसके बाद इस ऑर्थो पोजीशन पे CH2OH आ जाएगा और साथ साथ में इस पैरा पोजीशन पे भी, इस OH के रिस्पेक्ट में इस पैरा पोजीशन पे भी आ जाता है। यानी पहले प्रोडक्ट में देख रहे थे केवल ऑर्थो इसी पोजीशन पे हमारे पास CH2OH कंबाइन हो रहा था। दूसरे प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं कि इस OH के प्रेजेंस में इस ऑर्थो पोजीशन पे CH2OH और साथ साथ इस पैरा पोजीशन पे भी CH2OH कंबाइन हो जाता है। और जो तीसरा प्रोडक्ट होता है उसमें इस OH के प्रेजेंस में दोनों ऑर्थो पोजीशन पे CH2OH होता है और साथ साथ जो हमारा पैरा पोजीशन होता है वहां पे भी CH2OH अटैच हो जाता है। तो इस टाइप से 3 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है जब फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को एसिडिक या बेसिक मीडियम में कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रखा जाता है। तो अब यहाँ पे करना क्या है कि हमारे पास जो ये वाला मोनोमर है जिसमें OH है और साथ साथ CH2OH है, तो ये जो CH2OH है इसको अगर हम बोलना चाहें तो इसका नाम हो सकता है हाइड्रोक्सी मिथाइल और ये हमारा फेनॉल। हम जानते हैं कि ये जो हमारा बेंजीन के साथ OH होता है तो इतने को हम लोग तो फेनॉल कहते हैं, और उसमें CH2OH जो हो गया ये फिर एज ए सब्सटीट्यूएंट हो गया अटैच उससे, तो इसका नाम बोलेंगे हम OH के कारण हाइड्रोक्सी, एक कार्बन है तो मिथाइल, तो हाइड्रोक्सी मिथाइल, और ये पूरा का पूरा कंपाउंड हमारे पास हो गया फेनॉल। तो ये हाइड्रोक्सी मिथाइल फेनॉल केवल इसी एक मोनोमर को हम यहाँ पे लेंगे और ऐसा ही मोनोमर को जब हम बहुत सारा यूनिट लेकर के उसको जब हम कंबाइन करवाएंगे तो कंबाइन करवाने से हमको कुछ आगे का रिएक्शन यानी बेकेलाइट मिलने वाला है। यानी जब कभी भी हमको बेकेलाइट या फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन का फॉर्मेशन कराना है तो सबसे पहले फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को लेना है, तो 3 टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। उसमें से ये जो हमारे पास फर्स्ट टाइप का प्रोडक्ट था इसी से लेके हम आगे का रिएक्शन कंप्लीट कराने वाले हैं। और इसका अगर नाम पूछा जाए तो इसका नाम क्या होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोक्सी मिथाइल फेनॉल। तो ये जो हमारा कंपाउंड है ये कंपाउंड हमारा हाइड्रोक्सी मिथाइल फेनॉल है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हाइड्रोक्सी मिथाइल फेनॉल ही है। अब यहाँ पे आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ पे H कैसे आया, तो चूंकि बेंजीन रिंग है इसमें हर एक कार्बन एक डबल बॉन्ड बनाए रखता है। तो अगर हम इस कार्बन को समझे तो ये कार्बन 2 बॉन्ड इधर बना रहा है, 1 बॉन्ड इधर बना रहा है, 3। तो हम जानते हैं कि कार्बन का टेट्रावैलेंसी 4 होता है, इसका मतलब 1 बॉन्ड यहाँ पे जरूर हाइड्रोजन बना रहा होगा। तो बेंजीन का जो हर एक कार्बन होता है वो एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया रखा होता है, हम लोग उसको शो नहीं कराते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पे इस हाइड्रोक्सी मिथाइल फेनॉल में इस वाले पोजीशन पे एक हाइड्रोजन होगा ही होगा। उसी तरीके से ये दूसरा हमारे पास हाइड्रोक्सी मिथाइल फेनॉल हुआ। ऐसा बहुत सारा यूनिट हमें ले लेना है, इसी कारण से यहाँ पे N लिखा गया है। अब होगा क्या कि इस वाले हाइड्रोक्सी मिथाइल फेनॉल का OH और इस वाले हाइड्रोक्सी मिथाइल फेनॉल का इस वाले पोजीशन पे लगा हुआ H, ये OH और H H2O के फॉर्म में निकल जाएगा यहाँ से, और ये CH2 यूनिट से ये दोनों जो मोनोमर है ये एक दूसरे से इस CH2 यूनिट से ये दोनों कंबाइन हो जाएगा जब ये OH H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से ये H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा तो ये CH2 से इस वाले CH2 से ये वाला मोनोमर और ये वाला मोनोमर एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएगा। वैसे ही इसमें भी होगा कि इस वाले हाइड्रोक्सी मिथाइल फेनॉल का ये OH और इस वाले का ये हाइड्रोजन H2O के फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो इस CH2 यूनिट से ये मोनोमर और ये मोनोमर
कंबाइन हो जाएगा। इसी तरीके से जहाँ जहाँ CH2OH है वो अपने OH यूनिट को रिलीज करेगा और जहाँ जहाँ H है वो अपने H यूनिट को रिलीज करेगा ताकि H2O मॉलिक्यूल रिलीज हो सके। तो ओवरऑल हर एक मोनोमर यूनिट के बीच में इस CH2 बॉन्ड CH2 का जो लिंकेज है वो CH2 का लिंकेज फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग N लगा दिए। तो ये जो हमारे पास ऐसा जो पॉलीमर बनता है इस पॉलीमर का नाम होता है नोवोलैक। अभी फिलहाल बेकेलाइट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, अभी फिलहाल हम सीखें कि इसको नोवोलैक कैसे बनाएंगे। तो जब बहुत सारा हाइड्रोक्सी मिथाइल फेनॉल जो होता है वो जब CH2 लिंकेज एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएगा तो इसी का नाम हम लोग बोलते हैं नोवोलैक। अब इसी नोवोलैक से हम लोग इस बेकेलाइट या फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन का फॉर्मेशन करवाने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो हम लोग नोवोलैक बनाए हैं ये नोवोलैक कैसा है। तो ये हमारे पास हाइड्रोक्सी मिथाइल फेनॉल रहेगा और यही CH2 लिंकेज से कंबाइन कराना है। अगर हम इसको केवल देखें तो ये हमारे पास हाइड्रोक्सी मिथाइल फेनॉल का ये हमारे पास मोनोमर था ऊपर में, बस इस तीन को अगर आप देखें तो यहाँ OH लगा हुआ है और इस वाले पोजीशन पे ये सारा का सारा एक दूसरे से CH2 लिंकेज से ही कंबाइन है। तो CH2 लिंकेज से कंबाइन है यानी कि हम बोल सकते हैं कि ऊपर वाला हमारा नोवोलैक है। अब करना क्या है कि ऐसा ही यूनिट इसको जस्ट पलट के नीचे की तरफ रखना है, यानी यहाँ पे ये एक बेंजीन रिंग था और इस वाले बेंजीन रिंग के नीचे भी एक OH आया। और ऐसा काम कब करेंगे कि जब ये हमारा नोवोलैक था, इस नोवोलैक का रिएक्शन फिर से हमको करना क्या है कि फॉर्मल्डिहाइड के प्रेजेंस में जब हम रखते हैं ये जो नोवोलैक है इसका रिएक्शन फिर से जब हम फॉर्मल्डिहाइड से HCOH से करवाते हैं बेसिक मीडियम में तो तभी जाकर के हमको ऐसा क्रॉस लिंकिंग मिलता है, यानी कि एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग ऑफ नोवोलैक बाय CH2 यूनिट इज फॉर्म्ड। तो नोवोलैक जो होता है वो CH2 यूनिट से एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग करता है, यानी कि बहुत सारा नोवोलैक यूनिट एक दूसरे के साथ CH2 यूनिट से कंबाइन करेगा। ऊपर नोवोलैक में केवल स्टेट वे में था, अब ये बॉटम साइड में भी होने लगेगा। तो इसको बनाने का तरीका क्या है कि आप स्टार्टिंग में करें क्या कि यहाँ पे सपोज करें कि हम तीन जो है वो नोवोलैक एक नोवोलैक यूनिट को यहाँ से लिख दिए, फिर इसी का जस्ट इन्वर्टेड फॉर्म, इन्वर्टेड मतलब कि इस पे जो OH ऊपर में लगा हुआ है उसी OH को हम नीचे लगाएंगे और इस OH के रिस्पेक्ट में ये सेकंड पोजीशन था, ये अगर 1 है तो ये सेकंड था, तो ये अगर 1 है तो यहाँ पे हम लोग CH2 करके इस टाइप से हमको लिंकिंग तैयार कर लेना है और यहाँ CH2 से ये बॉन्ड बना लेना है। उसके बाद ऊपर का जो स्टेट नोवोलैक जैसा स्ट्रक्चर था और नीचे का जो स्टेट नोवोलैक जैसा स्ट्रक्चर था उसके बीच वाले पोजिशन पे भी हमको CH2 लिंकेज प्रिपेयर कर देना है। तो इस तरीके से दोनों नोवोलैक जो हुआ वो एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग ऑफ CH2 से कंबाइन हो जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं, यानी ऊपर का नोवोलैक और उसी का इन्वर्टेड नोवोलैक जो था उसी के बीच में जब ये ऐसा CH2 यूनिट जब कंबाइन कर जाता है एक दूसरे के साथ और ऐसा ही जब N यूनिट हमको मिलता है तो इसी पूरे यूनिट का जो नाम होता है उसी का नाम होता है हमारा बेकेलाइट और इसी को हम लोग फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन कहते हैं। फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जिस मोनोमर से बना है उसके अंदर फेनॉल था और साथ साथ फॉर्मल्डिहाइड था, इसी कारण से इसको फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन बोला जाता है। और यहाँ पे हुआ क्या कि चूंकि खास मॉलिक्यूल जैसे कि H2O वगैरह का रिलीजिंग हो रहा था, इसका मतलब कि ये हमारा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल था। अब हम लोग जरा बात कर लेते हैं कि ये जो हमारा बेकेलाइट बना इस बेकेलाइट का कुछ प्रॉपर्टी क्या होगा और प्रॉपर्टी के हिसाब से इसका यूज कहाँ होगा। तो ये जो हमारा बेकेलाइट होता है ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है। हीट और इलेक्ट्रिसिटी का चूंकि ये पुअर कंडक्टर है इसी कारण से इसका इस्तेमाल जो होता है वो कुकिंग यूटेंसिल्स के हैंडल वगैरह बनाने में किया जाता है। अगर आपको याद ध्यान से देखे हो तो जैसे कुकर का कोई जो ढक्कन होता है ऊपर पकड़ने का होल्ड करने का वो हमारा इसी बेकेलाइट का बना होता है। जो हमारा तवा होता है उसका जो होल्ड करने का जो वो सर्कुलर फॉर्म होता है, स्फेरिकल शेप का रहता है कुछ, उसको जो पकड़ने का होल्ड करने का रहता है वो भी हमारा बहुत सारा वो बेकेलाइट का ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का पुअर कंडक्टर होता है, इसी कारण से उसको हम वहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स वगैरह को भी बनाने में। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें। तो जो हमारा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का जो हमारा लास्ट पॉलीमर है वो लास्ट पॉलीमर है हमारा मेलामाइल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन।
तो जो भी फॉर्मल्डिहाइड रेजिन से रिलेटेड कंपाउंड, जैसे पिछला जो हम लोग पढ़े वो हमारा फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन था, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो अब हमारा नेक्स्ट है ये हमारा मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। अब एक तो मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन इसका नाम है, तो इससे भी क्लियर है कि एक जो इसमें मोनोमर होगा, एक मोनोमर हमारा मेलामाइन होगा और जो दूसरा मोनोमर होगा वो हमारा फॉर्मल्डिहाइड होगा। अब यही मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड आपस में रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके फिर हमारा मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन पॉलीमर का फॉर्मेशन करने वाला है। अगर आपको मेलामाइन मोनोमर याद रखना हो तो याद रखना फिर से बेहद आसान है। जैसे हम लोग बेंजीन रिंग बनाते थे 6 कार्बन का, वैसे ही हम 6 कार्बन जैसा स्ट्रक्चर तो ड्रॉ करेंगे, लेकिन उसमें जो ऑल्टरनेट कार्बन पोजीशन होता था उसमें ऑल्टरनेट पोजीशन पे नाइट्रोजन को रखेंगे। सपोज करें एक पोजीशन यहाँ नाइट्रोजन रख दिए तो दूसरा छोड़ करके तीसरे पे नाइट्रोजन, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन आया तो इसके जस्ट बाद वाला छोड़ के पोजीशन, फिर उसके बाद नाइट्रोजन, फिर यहाँ अगर आप देखें तो इसके बाद ये पोजीशन छोड़ के यहाँ नाइट्रोजन ऑलरेडी है। यानी कि उसी बेंजीन रिंग के जैसा स्ट्रक्चर होगा, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड भी होना है और एक एक पोजीशन छोड़ करके 3 नाइट्रोजन को रखा गया है उस रिंग के अंदर। और जो बीच में कार्बन है, ऑल्टरनेट कार्बन, उस कार्बन से सिंगल बॉन्ड से NH2 ग्रुप को अटैच करना है आपको। तो इस तरीके से ये जो हमारा मोनोमर यूनिट मिलता है, इसी मोनोमर यूनिट का नाम होता है मेलामाइन। और ये मेलामाइन हो गया और ये हमारा HC डबल बॉन्ड OH, ये हमारा हुआ फॉर्मल्डिहाइड। तो ये मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड इसी का आपस में जब रिएक्शन होगा तो रिएक्शन होने से ही होगा क्या, ये अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर था ये कुछ मेलामाइन टाइप का ही था। और यहाँ पे जो NH2 था, अब यहाँ से सपोज करें थोड़ी देर के लिए कि एक H जो होगा वो निकाल देना है, तो एक H अगर यहाँ से निकल जाए तो क्या बच जाएगा, इस वाले पोजीशन पे केवल NH बच जाएगा। वो NH यहाँ लिखा हुआ है। इस वाले स्ट्रक्चर में देखें तो ये C है, ये H2 हो गया, तो C H2 और O है। और साथ साथ इससे जो H निकला वो आप समझ ले कि वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो ये OH बन जाएगा और ये CH2। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला तो NH, ये CH2, ये O ऑक्सीजन, और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला वो इसके साथ तो OH यूनिट। तो ये NH-CH2OH यूनिट इस तरीके से कंबाइन हो गया। तो मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड के कॉम्बिनेशन से हुआ क्या कि इस टाइप के यूनिट का फॉर्मेशन होता है जिसको कि हम लोग रेजिन इंटरमीडिएट कहते हैं। अब ऐसा ही रेजिन इंटरमीडिएट हमको बहुत सारा यूनिट लेना है और उसी को जब बहुत सारा यूनिट लेंगे तो वही आपस में कंबाइन होकर के मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन का फॉर्मेशन कर देता है। अब उसी को हम देखने वाले हैं जो कि हमारा इसका लास्ट है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का। वो हमारा इसमें जो लास्ट एग्जाम्पल NCERT में दिया हुआ वो है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा रेजिन इंटरमीडिएट हो गया, इसमें ऑल्टरनेट पोजीशन पे नाइट्रोजन है और यहाँ NH2 ग्रुप है और इस वाले पोजीशन पे NH-CH2OH था। वैसे ही हम यहाँ पे ले लिए, ये दूसरा यूनिट हो गया उसका N, ऑल्टरनेट पोजीशन पे नाइट्रोजन, बीच में NH2 और इस वाले पोजीशन पे NH-CH2OH, रेजिन इंटरमीडिएट हो गया ये। तो इस CH2 का ये OH और इस वाले NH2 से एक हाइड्रोजन, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से ये OH जो है एक दूसरे के साथ H2O के फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो जब H2O के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा तो हम देख सकते हैं कि ये NH, ये CH2, फिर ये NH-CH2, फिर इसके NH के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो नया हमारे पास स्ट्रक्चर बनने वाला है वो कुछ बीच में तो ऐसा रेजिन इंटरमीडिएट जैसा तो रिंग रहेगा ही रहेगा। और देख रहे हैं कि इसका जो NH2 था वो एक हाइड्रोजन के कारण इसका OH और इसका H आपस में रिएक्ट किया तो H2O फॉर्म में निकल गया। यानी कि इस वाले पोजीशन पे जो टॉप नाइट्रोजन है उसके लेफ्ट साइड वाला जो NH2 था वहां से एक हाइड्रोजन निकल रहा है, इसी कारण से इस पोजीशन पे केवल NH बचेगा। अगर हम सबसे बॉटम साइड में बात करें तो बॉटम साइड से भी NH2 था, इधर से भी अगर कोई कंबाइन होगा ऐसा ही रेजिन इंटरमीडिएट तो ये NH2 भी अपने हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा। और साथ साथ ये NH-CH2OH जो था ये यहाँ से OH ग्रुप को रिलीज करता है तो ये OH ग्रुप भी रिलीज हो जाएगा। तो NH-CH2 यूनिट यहाँ पे ओपन कर देना है। इसके लेफ्ट साइड में अगर देखें तो यहाँ चूंकि हाइड्रोजन एक रिलीज हो रहा है इसी कारण से यहाँ केवल NH दिखाना है। और जो सबसे बॉटम साइड पे वो भी NH2 है तो वो NH2 करेगा क्या, एक हाइड्रोजन को रिलीज करेगा तो NH के साथ सिंगल बॉन्ड दे देना है। तो ऐसा ही स्ट्रक्चर, ऐसा ही यूनिट जब N यूनिट एक दूसरे के साथ जब कंबाइन होता है तो फिर वही जो हमारा जिस पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है वही पॉलीमर हमारा मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन या मेलामाइन पॉलीमर कहलाता है। अब ये जो मेलामाइन पॉलीमर होता है इसका एग्जाम कहाँ पे, इसका यूज कहाँ पे होता है, तो इसका यूज जो आपके घरों में जो क्रॉकरी होता है,
जो चाय पीने का जो हमारा कप होता है या उसका जो प्लेट होता है, उसी क्रॉकरी को बनाने में इसी मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हम लोग जो है वो क्या क्या चीज़ पढ़े, तो सबसे जो फर्स्ट पढ़े वो तो पढ़े हम कि कंडेंसेशन, जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता क्या है, जिसमें आप पढ़ें कि जब दो मोनोमर यूनिट जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फंक्शन ग्रुप होगा, वो जब कंबाइन करेगा तो किसी खास मॉलिक्यूल H2O, HCl, ROH वगैरह का रिलीजिंग होता है। तो उस टाइप के पॉलीमराइजेशन को हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। उसी को स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं, क्योंकि कि जब मोनोमर कंबाइन होता है तो एक नए फंक्शन ग्रुप वाले स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है, इसी कारण से इसको स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। फिर इसी का एग्जाम्पल हम लोग क्या क्या पढ़े, तो एक तो पढ़े हम लोग टेरिलिन, कि टेरिलिन बनता कैसे है। तो टेरिल वर्ड से याद होना चाहिए आपको कि यहाँ टर्पथैलिक एसिड होता है और ये जो इन लगा होता है इसमें ये इंडिकेट करता है इथाइलिन ग्लाइकोल, यानी कि टर्पथैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था। फिर दूसरा एग्जाम्पल हम बात करें तो ये हमारा नाइलॉन 66 का था। अब ये नाइलॉन 66 में 66 इंडिकेट करता है कि नाइलॉन 66 का जो दो मोनोमर होगा उसके अंदर 6 कार्बन होगा, जिसमें एक कार्बन जो था हमारा, एक मोनोमर जो था हमारा वो हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन था, जिसमें CH2 का हम अगर देखें तो यहाँ NH2 होता था, बीच में CH2 का 6 यूनिट होता था, फिर इधर भी NH2 होता था। ये हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन हुआ। और जो दूसरा मोनोमर होता था वो हमारा एडिपिक एसिड होता था, यानी कि जिसमें कि दो कॉर्नर पॉइंट पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा होता था, बीच में CH2 यूनिट 4 होता था और आखिरी पोजीशन पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये दो मोनोमर का इस्तेमाल करके नाइलॉन 66 बनाते थे। फिर तीसरा जो हम लोग पढ़े वो हमारा नाइलॉन 6 था। इस नाइलॉन 6 में अगर आपको याद हो तो हम लोग कैप्रोलैक्टम मोनोमर का इस्तेमाल किए थे। ये 6 इंडिकेट करता है कि उसके मोनोमर में भी 6 कार्बन था, लेकिन उसमें वो साइक्लिक अमाइड होता था, यानी कि C डबल बॉन्ड ONH भी रहता था और वो जो होता था 6 कार्बन वो साइक्लिक फॉर्म में जुड़ा होता था। फिर नाइलॉन 66 के बाद जो हम पढ़े वो हमारा फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन होता था, जिसको कि हम लोग बेकेलाइट कहते थे। और उससे जस्ट पहले हम लोग एक पॉलिएस्टर के बारे में पढ़े थे, तो वही पॉलिएस्टर हमारा टेरिलिन या डैक्रोन भी हो गया था वही। फिर पढ़े हम लोग बेकेलाइट के बारे में, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और ये हमारा लास्ट का पॉइंट था कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का, जो कि मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन था। इसी तरीके से आपको हर एक पॉलीमर का मोनोमर याद रखना है, उससे पॉलीमर बनाएंगे कैसे ये याद रखना है, और उसका यूज कहाँ होता है ये याद रखना है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और उसमें भी सबसे ज़्यादा आपके लिए फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन और मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नाइलॉन 66 भी इस सब के एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप से भी और सब्जेक्टिव टाइप से भी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसे दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।